साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो में। मित्रों, कल के व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो में आपने देखा था कि मैंने बुद्धि और बुद्धि क्या है, बुद्धि की कितने प्रकार होते हैं और बुद्धि की विशेषताओं के बारे में चर्चा किया था। विशेष करके आप सभी लोगों में से कुछ लोग हमसे ये कहते हैं कि भैया आपके नोट्स कैसे हैं, हमें दिखाइए डेमो के माध्यम से। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, हमारे नोट्स बिल्कुल इसी तरीके से हैं। कुछ लोग कहते हैं क्या कंटेंट उससे थोड़ा सा अलग होता है। जी मित्रों, थोड़ा सा तो ज़रूर अलग होता है। जो चीज़ें मैं व्हाइट बोर्ड पर नहीं लिख पाता हूँ शायद वो भी चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। तो आप सभी लोग अगर जो है ज़्यादा से ज़्यादा 9-10 पार्ट जो है पार्ट वाइज मैं आपको दे रहा हूँ, वो टेलीग्राम चैनल पे, जो टेलीग्राम चैनल पे आपको नोट्स दिए जा रहे हैं वहाँ पर पार्ट वाइज दिया जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पे 9 पार्ट हो गया है, 4-5 पार्ट और जाएगा। पूरी तरीके से यूपी टेट स्पेशल सीडीपी में समाप्त कर दूंगा। उसके बाद ईवीएस की तरफ जुटूंगा। और ईवीएस भी देखिए, आपकी परीक्षा इतनी जल्दी नहीं होनी है। कुछ लोग बोलते हैं कब तक परीक्षा होगी, तो इतनी जल्दी परीक्षा नहीं होनी है। इत्मीनान से आप क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहिए और नोट्स पढ़ते रहिए और हमारी वीडियोज़ को देखते रहिए। 100% मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 30 में से 25 नंबर तो आपको कहीं नहीं गए हैं, उससे ज़्यादा भी आपके आएंगे जब आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा। तो चलिए मित्रों, ये जो है देखिए, कल ही मैंने बताया था विभिन्न प्रकार की कार्य करने की कुशलता ही बुद्धि कहलाती है। तो सभी चीज़ें आपने जो है व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो पर देख लिया है। मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की विशेषताएं क्या होती है, बुद्धि का विकास जन्म से लेकर के किशोरावस्था के मध्यकाल तक होता है, प्रिंटर साहब ने कहा है। ये सभी चीज़ें आपने देख लिया है। आज हम बात करते हैं मित्रों बुद्धि के सिद्धांत के बारे में। ठीक है, बुद्धि के सिद्धांत। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था, बुद्धि का त्रिखंड सिद्धांत किसने दिया था। इस तरीके के क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आता है, तो निश्चित तौर पे ये सभी क्वेश्चंस आपको तैयार होने चाहिए। बुद्धि के एक कारक सिद्धांत की बात करें तो बुद्धि के एक कारक सिद्धांत के प्रतिपादक मित्रों अल्फ्रेड बिने हैं। ईमानदारी से अगर आपको सिलेक्शन लेना है, ईमानदारी से बेहतर करना है जीवन में, तो निश्चित तौर पे पहली बार अगर आप निशांत ज्ञान को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अब आप लोग अध्यापक बनने की कैटेगरी में हैं, आपको सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए कहा जाए तो बिल्कुल ये गलत है। इसके सहयोगी कौन थे? तो स्टर्न और टर्मेन जो है एक कारक सिद्धांत अर्थात अल्फ्रेड बिने के सहयोगी के तौर पे माने जाते हैं। लेकिन अगर आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि के एक खंड या एक कारक सिद्धांत के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है, तो अल्फ्रेड बिने हैं। आगे बात करते हैं। बिने के अनुसार बुद्धि केवल एक प्रकार की होती है, एक ही समान होती है, और इन्होंने केवल एक ही प्रकार का बताया था। ठीक है, इसे एक खंड का सिद्धांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एक खंड का सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत की बहुत सारी आलोचनाएं हुई थी, इसलिए इसे जो है निरंकुशता का सिद्धांत भी बोलते हैं। निरंकुशवादी सिद्धांत का मतलब ये होता है कि जो मन में आया सो कह दिए। भाई, कभी एक खंड, किसी की बुद्धि समान हो सकती है। आप दो भाई एक ही माँ के कोख से जन्म लेते हैं, लेकिन उनकी मति, उनकी बुद्धि जो होती है वो अलग अलग होती है। तो कभी भी बुद्धि एक समान हो ही नहीं सकती है। इसी वजह से अल्फ्रेड बिने साहब के मन में जो आया बोल दिए, या यूं कहें तो ये निरंकुशवादी सिद्धांत बताया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी बहुत सारी आलोचना हुई थी। ठीक है, तो एक कारक सिद्धांत के जनक या एक खंड सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अल्फ्रेड बिने साहब है। इस बात को ध्यान रखिएगा मित्रों। द्विकारक सिद्धांत की बात करें तो द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक स्पीयरमैन है। इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। कौन है? स्पीयरमैन। इन्होंने कहा कि बुद्धि का एक खंड या एक ही प्रकार नहीं होता है, बल्कि दो प्रकार, दो खंडों से मिलकर के बुद्धि बनी हुई होती है। किसके अनुसार? स्पीयरमैन के अनुसार। इन्होंने कहा इसे जी फैक्टर और एस फैक्टर कहा जाता है। जी फैक्टर को हम जनरल फैक्टर बोलते हैं और एस फैक्टर को हम स्पेशल फैक्टर बोलते हैं। जनरल फैक्टर का मतलब होता है सामान्य कारक और स्पेशल फैक्टर का मतलब होता है विशिष्ट कारक। सामान्य कारक वह होता है मित्रों जो हम जन्मजात लेकर के पैदा होते हैं, उसे हम सामान्य कारक बोलते हैं। लेकिन जो चीजें हम वातावरण के माध्यम से संघर्ष करने के बाद अर्जित करते हैं जिस बुद्धि को, उसे हम विशिष्ट कारक कहते हैं। जैसे कि मैं जो है किसान के घर पैदा हुआ और मुझे जो है एक्टिंग करने का बिल्कुल भी शौक नहीं है, बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, ना ही मेरे कोई दादा परदादा कोई भी एक्टिंग के क्षेत्र में नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं मेहनत करूं और बेहतरीन तरीके से एक्टिंग करने लगूं, सिंगर बन जाऊं, तो निश्चित तौर पे एक विशिष्ट कारक के तौर पे आएगा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। या यूं कहें, आपके परिवार में वो चीजें होती है या नहीं होती उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जिस चीज को आप जो है संघर्ष करने के बाद, वातावरण से बहुत मेहनत करने के बाद प्राप्त करते हैं, आपकी विशिष्टता का परिचायक हो जाता है, तो निश्चित तौर पे वही विशिष्ट कारक कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों त्रिखंड सिद्धांत। बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत के जनक भी स्पीयरमैन है, इस बात को ध्यान रखिएगा।
द्विकारक सिद्धांत या त्रिखंड सिद्धांत दोनों के जनक स्पीयरमैन हैं। इन्होंने कहा कि जब इन्होंने बताया कि द्विकारक होता है तो इसकी आलोचना हुई, भाई द्विकारक ही केवल होता है, और भी कई कारक लोग बताने लगे। इन्होंने कहा नहीं नहीं, इसके 3 कारक होते हैं। कौन कौन सा? एक तो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक, इनका पहले से था, लेकिन ऐसी बुद्धियां जो सामान्य कारक और विशिष्ट कारक को मिलती जुलती हैं, अर्थात बीच में आ जाती है, या उन्हें हम ये नहीं कह सकते सामान्य कारक है, या उन्हें बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि विशिष्ट कारक हैं। विशिष्ट कारक थोड़ा सामान्य कारक में जा रहा है, सामान्य कारक थोड़ा विशिष्ट कारक में जा रहा है। जो बीच में चीजें कॉमन बच रही हैं उसे इन्होंने कह दिया क्या? उसे इन्होंने कह दिया सामूहिक कारक। क्या बोल दिया? सामूहिक कारक। सामान्य कारक, विशिष्ट कारक और सामूहिक कारक, या यूं कहे तो बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत के जनक कौन है? तो स्पीयरमैन है। द्विकारक सिद्धांत के जनक भी स्पीयरमैन थे। वहां पर सामान्य और विशिष्ट बताया, और यहां पर सामान्य, विशिष्ट और सामूहिक बता दिया। ठीक है, आगे चलिए बात करते हैं मित्रों बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन है? तो प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक साहब। ध्यान रख लीजिएगा, बुद्धि, इन्होंने कहा कि भाई बुद्धि एक कारक, द्विकारक, त्रिकारक औरक नहीं होता। बुद्धि में बहुत सारे कारक होते हैं, हम इसे गिन ही नहीं सकते किसके पास कौन सी बुद्धि है। हम इसे कभी अंदाजा ही नहीं लगा सकते हैं बुद्धि किसके पास कौन सी होती है। ठीक है, इस वजह से इन्होंने कहा कि बुद्धि बहुकारक होता है, अर्थात इनके सिद्धांत को बुद्धि के बहुकारकीय सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। इसे बालू का सिद्धांत कहा। बालू का सिद्धांत का मतलब क्या है कि जैसे बालू के कणों को, 1 किलो बालू मैं आपको दे दूं, उसके बाद कहूं कि इसके कणों को गिन लीजिए, आपकी गिनती कभी नहीं कर पाएंगे भाई, गिनती कभी नहीं कर पाएंगे। इसी तरीके से बहुकारक सिद्धांत का मतलब बुद्धि के इतने सारे फैक्टर होते हैं, जिस तरीके से हम बालू के कणों की गिनती नहीं कर पाते, उसी तरीके से बुद्धि के कारकों की हम गिनती नहीं कर पाएंगे। इस वजह से इनके सिद्धांत को बालू का सिद्धांत कहते हैं। इनके सिद्धांत को परमाणुवादी सिद्धांत कहते हैं। मतलब बालू के कण बहुत छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे, नग्न आंखों से कुछ दिखाई भी नहीं देते हैं। इसे परमाणुवादी सिद्धांत भी बोला जाता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के असंख्य कारक होते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आपसे बस इतना क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक कौन है? बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत के जनक है थॉर्नडाइक साहब। ठीक है, चलिए बुद्धि के समूह कारक सिद्धांत। मित्रों बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक है, लेकिन समूह कारकी सिद्धांत के जनक लुईस थर्स्टन महोदय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। कौन है? लुईस थर्स्टन महोदय। इनके अनुसार बुद्धि 7 कारकों से बनी हुई है। कितने कारकों से बनी हुई है? 7 कारकों से बनी हुई है। ये 7 कारक आपको ध्यान रख लेने हैं। कभी यहां से क्वेश्चन तो नहीं पूछा गया है, लेकिन 7 कारकों से कभी कभी ऐसा पूछा जाता है कि ये इसमें से कौन सा लुईस थर्स्टन महोदय के समूह कारकी सिद्धांत में नहीं आता है। तो 7 आपको ध्यान रखना है। संख्यात्मक योग्यता का मतलब जिसे आंकिक ज्ञान होता है, जोड़ घटाव गुणा भाग जिसे आता है। शाब्दिक ज्ञान का मतलब होता है जिसे शब्दों का ज्ञान होता है। तार्किक ज्ञान, तर्क करने की जिसके अंदर क्षमता बेहतरीन होती है। बोलने की योग्यता मतलब जो बेहतरीन तरीके से बोलता है, फेंक रहा हो भले बड़ा बड़ा, लेकिन सामने वाला समझ रहा बहुत बढ़िया बोल रहा है, हमारे हित की बात कर रहा है ना। फेंकू टाइप का जो व्यक्ति होता है उसे बोलने की योग्यता उसके अंदर होती है, सबको सम्मोहित करता है भले ही वो फेंक रहा हो। आगे बात करते हैं मित्रों स्मृति योग्यता, याद करने की क्षमता जो होती है स्मृति योग्यता कहलाती है। वस्तु प्रेक्षण, अर्थात वस्तु को देख करके उसके अंदर तक की जानकारी लगा लेना है, वस्तु प्रेक्षण कहलाता है। जिसे ज्यामितीय ज्ञान होते हैं, जैसे वास्तुकार वगैरह होते हैं, वो सभी ज्यामितीय जानकार होते हैं। वो घर बनने के पहले ही बता देंगे भाई आपका घर इस तरीके का होगा, और तुरंत डिजाइन मार देंगे, है ना। आगे बात करते हैं स्थानिक क्षमता, जिसके पास कल्पना क्षमता बेहतरीन होती है उसे स्थानिक क्षमता बोला जाता है। आगे बात करते हैं मित्रों बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत। बुद्धि के त्रिखंड सिद्धांत स्पीयरमैन है, लेकिन बुद्धि के त्रिआयामी, अर्थात इसे हम त्रिविमीय भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिविमीय भी बोलते हैं, इसे ध्यान रख लीजिए। बुद्धि के त्रिविमीय सिद्धांत के जनक कौन है? तो गिलफोर्ड साहब हैं, ध्यान रख लीजिएगा। इसे त्रिविमीय सिद्धांत कहा जाता है। जैसे आप गणित में पढ़े होंगे, एक यक्ष अक्ष होता है, एक एक्स अक्ष होता है, एक वाई अक्ष होता है। और जब आप इंटर में अगर गणित लिए होंगे तो वहाँ पर देखिए इस तरीके से एक होता है, इसे हम जेड अक्ष बोलते हैं, त्रिविमीय, है ना। 3D आपने पढ़ा होगा, IJ के उसमें होता था इस तरीके से। मैंने भी इंटर इसी से किया है, मुझे पता है, लेकिन वहाँ तक जाने की क्या जरूरत है। इसके 3 विमा है। कौन कौन सी 3 विमा है? संक्रिया है, विषय वस्तु है, परिणाम या उत्पाद है। अगर आप स्पेशल कहेंगे बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत को स्पेशल पढ़ा दीजिए, तो मैं एक अलग से वीडियो दे दूंगा उस पर, व्हाइट बोर्ड वाली वीडियो, अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन बस आपके यूपी टेट में तो बस यही तक पूछा गया है कि बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के जनक कौन है या प्रतिपादक कौन है? गिलफोर्ड महोदय हैं। त्रिविमीय सिद्धांत कहा जाता है। इसमें 3 विमा कौन कौन सी है? संक्रिया है, उत्पाद है और विषय वस्तु है। ठीक है। तरल व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक अगर आपसे पूछा जाए, आया है क्वेश्चन यूपी टेट में, ध्यान रख लीजिएगा। तरल व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कैटल महोदय हैं या हार्न महोदय हैं। एक का नाम आता है, कैटल व हार्न दोनों दिया है, तो आप बता दीजिएगा। ठीक है। तरल बुद्धि व ठोस बुद्धि के प्रतिपादक कैटल व हार्न महोदय हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है।
आगे बात करते हैं बुद्धि के पदानुक्रमित सिद्धांत के जनक कौन है, तो इसके प्रतिपादक है फिलिप और बर्नन महोदय। ठीक है, कौन है? फिलिप और बर्नन महोदय। ये सभी चीजें आपको याद करने वाली हैं, तो याद आप जरूर करिएगा। आगे बात करते हैं मित्रों, बुद्धि के सिद्धांत आपके हो गए हैं। अब बात करते हैं बुद्धि मापन के बारे में, क्योंकि आपने आईक्यू जरूर पढ़ा है और आईक्यू से संबंधित सवाल जो है यूपी टेट में आए हैं, तो निश्चित तौर पे यहाँ से सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो ध्यान रखिए। सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने किया है, तो बिने साहब ने किया है। और बुद्धि मापन को सफल बनाने वाले व्यक्ति कौन है, तो कौन है? बिने साहब है। ठीक है, अभी धीरे धीरे आगे क्लियर होगा, तो आगे क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं बुद्धि मापन का काल। मित्रों 1905 से 1911 का जो बुद्धि मापन का काल रहा है, बिने साहब का यह काल कहा जाता, बहुत ही बेहतरीन रहा है काल। इसी में जो है बुद्धि मापने की पूर्णतः विकास, मैं कहता हूं पूर्णतः विकास हो गया था। बुद्धि मापने की जो मानसिक आयु की परिकल्पना थी, इसी बिने साहब का ही दिन था। नहीं तो पहले जो है शारीरिक आधार पर बुद्धि का मापन किया जाता, जिसका शरीर बढ़िया लगता था कहा जाता था बढ़िया बुद्धिमान है। भाई हमने जो है 6.5 फुट के आदमी को पागल होते हुए देखा है, मतलब जड़ बुद्धि का देखा। पागल तो खैर ईश्वर किसी न किसी के मानसिक विकार उत्पन्न कर दे, वो अलग चीज है, लेकिन जड़ बुद्धि का मैंने देखा है। 6.5 फुट के आदमी को, बहुत सुंदर आदमी को मैंने जड़ बुद्धि का देखा है ना। तो देखिए 1905 के जो पूर्व बुद्धि का मापन किया जाता था, शरीर के आधार पर किया जाता था। ठीक है, लेकिन 1905 और 11 के काल में जब बिने साहब का यह महत्वपूर्ण काल चला, इसमें जो है मानसिक आयु की परिकल्पना हुई, या यूं कहे तो मानसिक आयु के आधार पर बुद्धि परीक्षण किया जाने लगा। 1911 के बाद जो है बुद्धि लब्धि या आईक्यू का निर्माण हुआ, और आईक्यू पर आज तक जो है बुद्धि का मापन किया जाता है। कहा जाता है जिस बच्चे की आईक्यू जो है 120 से अधिक होती है, निश्चित तौर पे वह सर्वश्रेष्ठ बालक की कैटेगरी में आता है, या एवरेज से थोड़ा सा ऊपर होता है। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, मानसिक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो बिने साहब ने किया था। और शरीर के आधार पर, ध्यान रख लीजिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, शरीर के आधार पर सर्वप्रथम बुद्धि मापन किसने किया था, लेवेस्टर साहब ने कहा तक किया था। लेकिन बुद्धि का मापन शरीर के आधार पर, बिने से पहले बुद्धि का मापन किस पे किया जाता, शरीर के आधार पे। लेकिन मानसिक आधार पे बुद्धि का मापन सर्वप्रथम किसने किया, बिने साहब ने। शरीर के आधार पे बुद्धि का मापन सर्वप्रथम किसने किया, लेवेस्टर ने किया। किसने किया, लेवेस्टर ने। आगे बात करते हैं बुद्धि मापन का सबसे पहले प्रयोग किसने किया, तो कैटल साहब ने किया। प्रयोग कैटल साहब ने जरूर किया, लेकिन बुद्धि मापन का सर्वप्रथम अगर सफल प्रयोग आपसे पूछा जाए तो बिने साहब है। लेकिन ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि बुद्धि मापन का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो कैटल साहब ने किया था। हो सकता है चीज़ें आपको जो है आपके दिमाग में मिक्स हो रही हैं, लेकिन नोट्स के माध्यम से जब आप पढ़ेंगे निश्चित तौर पे आपको सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। आगे बात करते हैं बुद्धि क्षेत्र में जो बिने ने अपना योगदान दिया। बिने कहाँ के निवासी थे, तो ये जो है फ्रांस पेरिस के निवासी थे, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। बिने साहब का सबसे महत्वपूर्ण जो सहयोगी रहा है उसका नाम है साइमन। ठीक है, साइमन बिने। तो इनके परीक्षण को साइमन बिने बुद्धि परीक्षण का नाम दिया जाता है, क्योंकि बिने साहब का एक अकेला कार्य नहीं था, इसमें जो है साइमन का भी योगदान था। मानसिक आधार पर बुद्धि का परीक्षण 1905 में इन्होंने शुरू किया था। शाब्दिक परीक्षण यह कहा जाता है मानसिक आयु के आधार पर किया जाता है, और फ्रांस के एक विद्यालय में बालकों पर इसका प्रयोग किया गया था, क्योंकि बिने जो है वहीं के निवासी थे, तो उसी के आधार पर इन्होंने अपना सारा कार्यक्रम चलाया था। आगे बात करते हैं मानसिक आयु सर्वप्रथम मानसिक आयु शब्द किसने दिया था, तभी आपने देखा मानसिक आयु सर्वप्रथम किसने दिया, तो बिने साहब ने दिया था। ठीक है, बिने साइमन बुद्धि परीक्षण कब हुआ, तो 1905 में हुआ। इसमें जो है कई बार संशोधन हुए, तो पहला संशोधन 1908 में हुआ, दूसरा संशोधन 1911 में हुआ। ठीक है, 1911 में जो द्वितीय संशोधन हुआ था वह किसने किया था, ईस्टर्न महोदय ने किया था। इस बात को ध्यान रखिएगा, किसने किया था, ईस्टर्न महोदय ने। और इसी 1911 में ईस्टर्न महोदय ने आईक्यू की परिकल्पना दी, अर्थात आईक्यू का सूत्र दे दिया, बुद्धि लब्धि का फार्मूला दे दिया। इन्होंने ईस्टर्न साहब ने 1911 में बुद्धि लब्धि का सूत्र दिया। इन्होंने कहा कि बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। इन्होंने इंटू 100 नहीं किया, इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। इंटू 100 जो है टर्मन साहब ने किया है। ईस्टर्न साहब ने 1911 में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में संशोधन करते हुए आईक्यू की जब परिकल्पना दी, तो उन्होंने आईक्यू का सूत्र जो है मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु दिया। लेकिन 1916 में, ठीक है, 1916 में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में जो है, ठीक है, स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में बिने साइमन बुद्धि परीक्षण में जब सफलतम जिसे कहते हैं संशोधन माना जाता है इसे, वह जो है टर्मन साहब ने दिया। और इस टर्मन साहब ने जो है बुद्धि लब्धि का फार्मूला बता दिया, मानसिक आयु बट्टे वास्तविक आयु गुणे 100। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं मित्रों। एक प्रश्न आप देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न जो है यूपी टेट में पूछे गए हैं।
ठीक है। यदि किसी बालक की मानसिक आयु 13 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है तो बुद्धि लब्धि IQ बताइए। मैं पहली बार, मुझे पता है पिछली बार यूपी टेट का पेपर हुआ था, जनवरी में हुआ था, शायद 23 जनवरी कभी हुआ था। एक बार तो रद्द हो गया था, एक बार पेपर हुआ था। पेपर देने के बाद मैं पेपर का एनालिसिस करवा रहा था। उस समय आपका जो है तुरंत वही आप मतलब कि एडमिशन आपका हुआ था। उस समय मैंने जो है बुद्धि लब्धि का फार्मूला, उसमें बुद्धि लब्धि का फार्मूला पूछा गया था, बुद्धि लब्धि पूछा गया था, मैंने उसे गलत बता दिया था। मैंने वहाँ पे वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु लिख लिया था। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर आप बहुत गलत पढ़ाते हैं। भाई गलती किसी से भी हो सकती है। ठीक है, तो बुद्धि लब्धि बराबर होता है मानसिक आयु। मानसिक आयु कितनी है? 13 वर्ष। 13 वर्ष ऊपर रख दीजिए, नीचे है वास्तविक आयु, नीचे रख दीजिए, गुणे 100 कर दीजिए, 130 आ जाएगा उत्तर। ठीक, चलिए टर्मैन द्वारा दिया गया जो बुद्धि लब्धि का चार्ट है उसे ध्यान रख लीजिए। कभी कभी यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ से क्या पूछा जाता है? यही पूछा जाता है प्रतिभाशाली व्यक्ति की कैटेगरी में कौन आता है जिसकी IQ लेवल, ये IQ है, ठीक है, जिसकी IQ लेवल जो है 140 से अधिक है वो प्रतिभाशाली कैटेगरी में आता है। जिसका 130 से 39 है प्रखर या सर्वश्रेष्ठ बुद्धि का है, 120 से 29 है तीव्र या श्रेष्ठ है। ठीक है, और आपसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है ये मैं बता दे रहा हूँ। वैसे पढ़ने के लिए आप सब कुछ याद कर लीजिए, पढ़ लीजिएगा, याद हो जाता तो अच्छी बात है। इंपॉर्टेंट ए है और उसके बाद इंपॉर्टेंट ए है, इंपॉर्टेंट ए है, और 90 से 109 ये जो है इंपॉर्टेंट है। औसत बुद्धि किसे कहते हैं? तो 90 से 109 वाले को औसत या सामान्य कहते हैं, और 110 से 119 वाले को औसत से अधिक बोलते हैं। और प्रखर बुद्धि प्रतिभाशाली जो होता है 140 से ऊपर का होता है, और 25 से कम वाले को मित्रों जड़ बुद्धि बोलते हैं, इसे जो है पगलू कहते हैं। ठीक है, ये पगलू टाइप का होता है, कुछ भी बोलेंगे उसका उल्टा करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आई हैं। इसी तरीके से हमारे नोट्स जो है आपको तैयार किए जा रहे हैं। निश्चित तौर पे मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग जो है नोट्स को जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से नोट्स आप पर ले रहे होंगे और पढ़ाई लिखाई पर फोकस कर रहे होंगे। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हम नहीं, अगर सामर्थ्यवान नहीं है तो निश्चित तौर पर जो मैं चीज़ें दे रहा हूँ निश्चित तौर पर वो आपके लिए सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस बात को मैं कह सकता हूं। अगर उतना भी आपके पास नहीं है तो जितना भी चीजें मैं दे रहा हूं उसमें से भी आप जो है 25 से कम नहीं करके आएंगे, ये दावा है। ठीक है, केवल आप सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, हमारा मोटिवेशन करते रहिए। मोटिवेशन क्या, ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज आते रहे, हमारा काम चलता रहे, जिससे मैं भी आप कुछ लोगों के लिए ईमानदारी से काम करता रहूं। भौकालबाजी इधर उधर नहीं करता हूं, सीधी बात बताता हूं। आप सभी लोग जितना देखते हैं, जितना देर तक वीडियो चलता है उतना ही प्रॉफिट हमारा होता है। ठीक है, जितने व्यूज आएंगे उतना मेरा प्रॉफिट होगा। बाकी आप सभी लोग जानकार हैं, कोई समाज सेवा वगैरह नहीं होती है। हर एक चीज़ क्या होता है, कैसे होता है और किस पर चलता है हर एक व्यक्ति जानता है। फिर भी मैं सोशल एक्टिविस्ट हूं, मैं ये हूं वो हूं, ऐसी कोई बात नहीं है भाई। मैं वर्तमान के समय में शिक्षा को बेच रहा हूं, आप तक पहुंचा रहा हूं। आपसे कहीं ना कहीं उसका जो है जो भी चीज़ें होती हैं आपसे आर्थिक सहयोग की जो है ले रहा हूं। इसमें कोई चिकनी चुपड़ी बातें मैं नहीं करता हूं, सीधी बातें, स्पष्ट बातें और स्वच्छ बातें। जो सही है वो सही है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से इसे ले सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप वहां से नोट्स को परचेज कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।